दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम कोई भी वीडियो देखते हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, कि वो वीडियो हमें पसंद ना आए, या फिर दूसरा कि वो वीडियो हमें पसंद आ जाए। बाइनरी जोन का कोई भी वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको अनलाइक का बटन तुरंत प्रेस कर देना है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तब आपको 5 काम करने हैं। जी हाँ, 5। सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दूसरा काम, सब्सक्राइब के ठीक बगल में लगी घंटी दबा देनी है। तीसरा काम, वीडियो को लाइक कर देना है। चौथा काम, एक अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा या बड़ा सा कमेंट डाल देना है। और पांचवा काम, वीडियो को शेयर कर देना है, जिससे कि वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो शुरुआत आज के इस वीडियो से ही करते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो एक काम कर दीजिए, और अगर पसंद आता है तो 5 काम कर दीजिए। चॉइस आपकी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नितेंद्र वर्मा और आप हैं इस समय बाइनरी जोन में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप के आधार पर क्लासिफिकेशन। और पिछले वीडियो में हमने देखा था साइज के आधार पर क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था सुपर कंप्यूटर को। अगर आप पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए गए हैं जहां पर जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर को। जब हम साइज के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं कंप्यूटर का, तो सबसे पहले जो नाम आता है वह है सुपर कंप्यूटर का, और सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो चलिए शुरू करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे पहले हम समझें वर्ड मेन फ्रेम को। दोस्तों, मेन फ्रेम वर्ड बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला मेन एंड सेकेंड वन इज फ्रेम। मेन फ्रेम। जब इन दोनों शब्दों को हम मिला देते हैं तब बनता है शब्द मेन फ्रेम। अगर इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो मेन यानी कि मुख्य, और फ्रेम यानी कि खांचा या फिर सांचा। मुख्य खांचा या मुख्य सांचा। अब मेन फ्रेम वर्ड का ओरिजिन क्या है? मेन फ्रेम वर्ड आया कहां से, ओरिजिनेट कहां से हुआ? देखिए, सीपीयू की अगर हम बात करें तो आजकल सीपीयू का मतलब एक सिंगल चिप, छोटी सी चिप जो कंप्यूटर में होती है। इसे जनरली हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह देते हैं। जब शुरुआत में कंप्यूटर्स आए तब चिप नहीं हुआ करती थी। तब सीपीयूज बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। शुरुआती कंप्यूटर्स को लगाने के लिए बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत हुआ करती थी। एक बड़ी बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती थी। उन बिल्डिंग्स में कंप्यूटर के जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं वो सेट किए जाते थे। सबसे ज़्यादा जगह लेने वाला जो पार्ट हुआ करता था वो था सीपीयू। सीपीयू को बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती थी, और सीपीयू को फिट करने के लिए
कैबिनेट्स का यूज़ किया जाता था। मतलब कैबिनेट्स का मतलब है कि रोज एंड रोज ऑफ कैबिनेट्स, कैबिनेट्स की कतारें हुआ करती थी जिनमें सीपीयू को रखा जाता था। 60s में जब सेमीकंडक्टर्स यूज में आए तब कंप्यूटर का साइज काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। अब कंप्यूटर को रखने के लिए एक पूरी बिल्डिंग की जगह एक बड़े से हॉल की ज़रूरत पड़ती थी। यानी अब कंप्यूटर का साइज एक बड़ी भारी बिल्डिंग से घटकर एक हॉल तक आ गया। लेकिन वहाँ पर भी जो सीपीयू की ज़रूरत थी, कैबिनेट्स, वो अभी भी बनी रही। उस हॉल में भी कैबिनेट्स ही हुआ करती थी, रोज एंड रोज ऑफ कैबिनेट्स। इन कैबिनेट्स में सीपीयू को रखा जाता था। इनसे जुड़ी हुई जो वायरिंग हुआ करती थी, जो उस समय में बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें इन्हीं कैबिनेट्स में ही होती थी। इन्हीं कैबिनेट्स को आगे चल करके मेन फ्रेम कहा गया। जी, इन्हीं कैबिनेट्स को मेन फ्रेम कहा गया, यानी मुख्य खांचा या मुख्य ढांचा। धीरे धीरे आगे चल करके एक स्पेसिफिक टाइप के कंप्यूटर को ही नाम दे दिया गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू IBM Dictionary of Computing, mainframe computer is a large computer to which many other computers can be connected so that they can share facilities or resources that mainframe computer provides। यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर एक लार्ज कंप्यूटर है, विशाल कंप्यूटर है, जिससे बहुत सारे और कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जा सकते हैं, जिससे कि वो कंप्यूटर्स, कनेक्टेड कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके और उनका फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें अल्टरनेट डेफिनेशन की, तो ये कहा जा सकता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर आर वेरी फास्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर्स that are used in large organizations for bulk data processing। यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, बहुत फास्ट कंप्यूटर्स हैं, जो मेनली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं। और इन ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ इनका करते हैं बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए, यानी जहाँ पर बहुत भारी भरकम डेटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं इनके फीचर्स की। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब साइज़ के आधार पर कंप्यूटर को क्लासीफाई किया जाता है, तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है सुपर कंप्यूटर का और दूसरा नंबर आता है मेनफ्रेम कंप्यूटर्स का। तो इसके फीचर्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा नीचे होते हैं। जैसे अगर हम इसका साइज़ की बात कर लें, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आर वेरी बिग इन साइज बट नॉट एज बिग एज सुपर कंप्यूटर्स। Similarly, mainframe computers are very fast computers, but not as fast as supercomputers. Next, they are very powerful computers, but not as powerful
as supercomputers. इसके बाद हम बात करें, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं। एक से ज़्यादा प्रोसेसर होने का फ़ायदा ये होता है कि एक ही प्रोसेस को एक ही समय में एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स के द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। जब एक ही प्रोसेस को एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स एक ही समय में प्रोसेस करेंगे तो हमारा काम बहुत तेज़ी से होगा। That is why mainframe computers are very fast. Then mainframe computers are multi-user computers. Means more than one user can access mainframe computers simultaneously. यानी एक ही समय पर कई यूजर्स, ये यूजर्स कई 100 से लेकर के कई हज़ार तक हो सकते हैं, वो यूजर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक ही समय पर एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन। एटीएम मशीन के ज़रिए एक ही बैंक की बहुत सारी एटीएम मशीन्स लगी हो सकती हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग एटीएम मशीन्स के ज़रिए बहुत सारे लोग एक ही समय पर उस बैंक के एटीएम सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं। देन हम बात करते हैं इसकी मेमोरी की, क्योंकि इसका यूज़ बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए होता है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इसकी मेमोरी भी ज़्यादा हो। तो इसकी मेन फ्रेम कंप्यूटर की मेमोरी बहुत हाई होती है। अब हम बात करते हैं इसकी रिलायबिलिटी की। देखिए, रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम इसको कोई डेटा दे रहे हैं, इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो हमें मिलने वाला आउटपुट है दैट शुड बी एक्यूरेट। ऐसा नहीं हो कि सेम टाइप के इनपुट के लिए इसका आउटपुट अलग अलग तरह का आ रहा है। इट हैव टू बी रिलायबल। और जब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि मल्टी यूज़र सपोर्ट है, एक से ज़्यादा यूज़र्स एक ही समय पर इसको एक्सेस करते हैं। तो जब भी कोई यूज़र उसको एक्सेस करना चाह रहा है, दैट सिस्टम में बी मस्ट बी अवेलेबल टू हिम। अगर 100 यूज़र्स एक साथ सिस्टम को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ये सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए। अगर 100 में से एक के लिए भी नहीं है ये अवेलेबल, तो यहाँ पर इसका पर्पस सॉल्व नहीं होता। अब हम बात करते हैं सर्विसेबिलिटी की। That is very important and unique feature of mainframe computer, that most of the components of mainframe computer are serviceable at run time। यानी अगर रन टाइम पर भी कोई कंपोनेंट को रिप्लेस करना है या रिपेयर करना है, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। अगर किसी ये कंपोनेंट में कुछ छोटी बड़ी खराबी आ गई तो उसके लिए हमें पूरा सिस्टम बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कंप्यूटर के चलते हुए ही उस कंपोनेंट को रिपेयर या फिर रिप्लेस कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी बड़ी ख़ास टेक्नोलॉजी की, जिसका यूज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया गया है, जिसे कहा जाता है टाइटली कपल्ड क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी। टाइटली कपल्ड क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक साथ 32 सिस्टम्स कनेक्ट किए जा सकते हैं। एक साथ 32 सिस्टम्स, और वो वर्क करेंगे एज अ सिंगल सिस्टम।
इसका फ़ायदा जो अभी हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया, अगर इन 32 सिस्टम्स में से किसी भी सिस्टम में या किसी सिस्टम के एक पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो तुरंत उस सिस्टम से वर्कलोड हट करके नेक्स्ट लाइव सिस्टम पर आ जाएगा, यानी काम रुका नहीं। रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड सर्विसेबिलिटी, जो तीनों अभी हमने डिस्कस किए, इन तीनों के पीछे यही टेक्नोलॉजी काम करती है, टाइटली कपल्ड क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली, तो इतनी सारी खूबियों के चलते इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी कॉस्टली कंप्यूटर्स। अब हम बात करते हैं ऐसे फीचर की जो मेन फ्रेम कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर से डिफरेंशिएट करती है। सुपर कंप्यूटर वॉज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, whereas mainframe computers are general purpose computers। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है कि उसको जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उस पर हम सिर्फ और सिर्फ वही काम कर सकते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, दे आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। आइए अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसा हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, दे आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग। तो बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ बहुतायत में होता है। इसके अलावा ई कॉमर्स सेक्टर में, स्टॉक मार्केट में, हेल्थ केयर सेक्टर में, रेलवे या एयर रिजर्वेशन सिस्टम में, बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इनका यूज़ किया जाता है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आज हम सोशल मीडिया में जो बड़े बड़े ऐप्स देखते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या और भी बहुत सारे ऐप्स, इन सभी ऐप्स में हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में यूज़र साइमल्टेनियसली इसको यूज़ कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर केस में रेयरली ऐसा होता है कि कभी एक्सेसिबल ना हो, अदरवाइज दे आर एक्सेसिबल। तो ये सभी ऐप्स कहीं ना कहीं मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे होते हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर की, यूनिवैक 1, जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 was the first mainframe computer which was developed at United States। तो दोस्तों, ये तो थी बात मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस की हैं वो सभी आपको समझ में आई होंगी। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालिए, अपना कन्फ्यूज़न डालिए, और काम आपको 1 करना है या 5 करने हैं, ये डिसाइड करने का समय अब है, चॉइस आपकी है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।